नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद और उससे पहले हम लगातार बात करते रहे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, ममता बनर्जी पर, लेफ्ट पर, कांग्रेस पर और भारतीय जनता पार्टी पर। संभावनाओं को तलाशते रहे, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई तो लगा कि अब ये मामला खत्म हुआ और एक नया राजनीतिक परिवर्तन, बदलाव पश्चिम बंगाल में आया है। लेकिन बात तो वहां रुकी नहीं। उसके बाद जो कुछ हुआ उतना तो चुनाव में भी नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार में थी 15 साल, वो सरकार से गिरने के बाद ऐसे भरभरा कर गिरी, इम्प्लोड हो गई, एक्सप्लोड हो गई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उस पार्टी का टूट गई। 80 में से 60 के करीबन एमएलए टूट कर चले गए। एमपी जो है लोकसभा के, वो भी बताया जा रहा है कि 18, 19, 20 जो भी है नंबर, वो चला गया है, उनका भी कंफर्मेशन हुआ नहीं है। राज्यसभा में इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी में जहां देखो वहां टूट दिखे। जिन लोगों को कल तक ममता बनर्जी का सबसे खासम खास माना जाता था, भरोसेमंद माना जाता था, कॉन्फिडेंट माना जाता था, वो लोग ऐसे बिखर कर ताश के पत्तों की तरह चले गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमें हमारे बड़े भाई जयंत घोषाल आपको और हमें ज्ञान देते रहे, चर्चा करते रहे। चुनावों के दौरान भी वो बताते रहे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब जब पश्चिम बंगाल की राजनीति कोलकाता से दिल्ली आ गई है, तो जयंतो दा भी कोलकाता से दिल्ली आ गए, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि सारी राजनीति अब दिल्ली में हो रही है। दादा प्रणाम। ये जो पूरी राजनीति है कोलकाता से दिल्ली आ गई, कोलकाता में कुछ बचा है कि नहीं बचा ममता दी के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस के फ्यूचर जो है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि राजनीति में देयर इज नो फुल स्टॉप। वो एक बार मार्क टाली ने बताया था, देयर इज नो फुल स्टॉप इन इंडिया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम कभी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आज के जो धरातल की जो स्थिति है उसके आधार पर, और मैं बंगाल से अभी अभी दिल्ली आया हूं, और पश्चिम बंगाल की जो हालत है, आम जनता का जो गुस्सा, नाराजगी, चुनाव का नतीजा आ गया है। और चुनाव में हार जीत होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, दोनों तो एक साथ नहीं जीतते हैं। तो इसीलिए किसी को जीतना है किसी को हारना है। लेकिन हारने के बाद और जीतने के बाद, मतलब पोस्ट पोल, ये जो स्थिति बंगाल में हो रहा है, ये सीपीएम जाने के बाद जब ममता आई थी, उस समय भी आई एम विटनेस ऑफ दोस डेज, उस समय भी ऐसे नहीं हुआ। जो सीपीएम के खिलाफ भी उस समय रूलिंग पार्टी ऐसे, मतलब स्थिति नहीं था। आज अभी भी ममता बनर्जी के, मतलब भतीजे के घर पे रेड हो रहा है, कितने लोगों को अरेस्ट वारंट लेके सब घूम रहे हैं, ईडी, सीबीआई, और कितने भ्रष्टाचार जिले जिले में तृणमूल के जो लोकल लीडर हैं। और अभी चुनाव कभी खत्म नहीं होता है हमारे देश में। वो अभी म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन इज ए ह्यूज थिंग, लाइक जैसे होता है ना मुंबई कर के लिए, मुंबई मुंबई की तरफ के से। जो जो होता है नगर निगम, मुंबई यस, नगर निगम, तो ये कलकत्ता का बीएमसी की नगर तरफ से। निगम चुनाव है। तो वो बहुत बड़ी बात होता है। और कलकत्ता अभी और ज्यादा एडेड एरिया हो गया है, बड़ा हो गया है। और इसीलिए सबसे पहले तो जो विद्रोह देखा वो तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन से ही शुरू हुआ। मतलब जो काउंसिलर है अभी जो जीते हैं, हाँ, जीते हुए वो टीएमसी के काउंसिलर छोड़ रहा है। चुनाव आ रहा है, नवंबर में होगा, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, दिवाली के बाद ही होगा। तो इसीलिए अभी मुझे वो लगता बॉबी है, हकीम भी छोड़ गए दादा, हाँ, जो बॉबी हाकिम भी मेयर जो छोड़, थे ये ममता के खास आदमी माने जाते थे। नहीं नहीं, और वो ऋतव्रतो के जो गुट है उनके साथ 1 घंटा से ज्यादा समय बिता रहे हैं और रिजाइन कर दिए हैं। लेकिन बॉबी हाकिम बीजेपी में ज्वाइन करेगा या नहीं, अभी वो देखने लायक है। मतलब दो तीन टाइप का चर्चा चल रहा है। एक है सेग्रीगेशन। जो एकदम बीजेपी में ज्वाइन कर गए, जैसे एनडीए के पार्टनर ही बनने के लिए तैयार है हमारे दिल्ली में लोकसभा के जो एमपीज हैं। एमपीज हैं। 20 एमपीज अगर हो जाए, 2/3 एनडीए के नया पार्टनर बन जाएगा, बिल विल सपोर्ट करेगा, यहाँ तक चर्चा हो गया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो जाएगा। तो कहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
तो अभी ये एक टाइप है जो बीजेपी में जाने के लिए तैयार, एक है जो बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन एंटी तृणमूल, नो मेंबरशिप विद द तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी के पक्ष में इशू आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि हमारे राज्य के लिए, ये भी एक टाइप है। तो और एक टाइप है जिसको बीजेपी लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है जैसे महुआ मैत्र, जैसे सागरिका घोष, ये बीजेपी में जाना नहीं चाहते हैं लेकिन बीजेपी भी इनको लेना नहीं चाहते हैं। उसमें मुझे अच्छा, लगता ऐसा है है? सौगत राय भी है। ये लोग मुझे तो लगा कांग्रेस कि में जा बीजेपी सकते हैं। मुझे तो लगा बीजेपी का दिल बड़ा हो गया आजकल, वो किसी को भी ले सकती है। नहीं, किसी को मतलब देखिए उसमें भी मतलब आपका तो कुछ छानबीन तो रखना पड़ता है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं जो ज्यादा कांग्रेस फ्रेंडली है। तृणमूल को अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है भविष्य में कांग्रेस में जाएगा, तृणमूल अगर नहीं बचेगा। मुझे लगता है कांग्रेस, एक समय बंगाल कांग्रेस हुआ था, बंगला कांग्रेस, और उसमें प्रणब मुखर्जी राज्यसभा में स्पीक आए किया थे। था राज्यसभा बाद में में। मर्जर हो गया था 69 में इंदिरा गांधी के साथ। तो ये जो प्रणब मुखर्जी राज्यसभा में फर्स्ट जो अपीयरेंस इन दिल्ली इन 67, वो तो बंगाल कांग्रेस। वो राज्यसभा में आए थे बंगाल कांग्रेस। अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने थे बंगाल कांग्रेस का। तो बंगाल कांग्रेस ही खत्म हो गया, पार्टी बचा नहीं। तो ऐसे होता है, ये हमारे देश में ऐसे बहुत सारे दल है जिसको मतलब एटलस में, अभी पॉलिटिकल एटलस से बाहर चला गया। तो अभी मुझे लगता है बॉबी हाकिम मुस्लिम लीडर है, और ममता बनर्जी के जो मुस्लिम कनेक्शन, मुस्लिम जो नेटवर्क, जो मुस्लिम जो जो भी है, उसका मेन कैरेक्टर था बॉबी हाकिम, नॉट जावेद। जो जावेद भी आ गए हैं एमएलए में, लेकिन बॉबी हाकिम वाज द मेन, मतलब पैन बंगाल। जावेद लोकल था, लेकिन बॉबी हाकिम को नॉर्थ बंगाल में भी हुमायूं से भी बात करने के लिए बॉबी जाता था। तो बॉबी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के एक रिप्रेजेंटेटिव है। बीजेपी भी उसके साथ अगर संबंध रखे तो पश्चिम बंगाल में जो अभी मुस्लिम कम्युनिटी है, घुसपैठिया का इशू है, बांग्लादेशी का इशू है, जमात का इशू है, बीजेपी का स्यूडो सेकुलरिज्म से लेके अपीसमेंट पॉलिसी के खिलाफ, ये सब बहुत पुराने आइडियोलॉजिकल इशू है। लेकिन आज जो 30% मुस्लिम है, जहां हम देख रहे हैं कि एमएलए में जो मुस्लिम एमएलए है वो भी आ रहे हैं, जो राज्यसभा लोकसभा में मुस्लिम एमपी जो है वो भी आ रहे वो भी हैं। आ रहे हैं। तो वो जो ब्लॉक है, आप कह सकते हैं कि दे कैन नॉट बी सपोर्टर ऑफ बीजेपी। मुझे पता नहीं है अभी सपोर्टर है या नहीं है, लेकिन ये तो आप टैक्टिकल है या, लेकिन आ रहे हैं, ये तो एक इसको कह सकते हकीकत हैं है, कि दिखाई दे मेंटल रहा है। ब्लॉक टूट रहा है, मेंटल मेंटल ब्लॉक ब्लॉक टूट रहा टूट रहा है, मेंटल ब्लॉक बहुत ज्यादा टूट रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात में जैसे भोरा कम्युनिटी का बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ये सब है रिलीजन। इश्यूज। तो पश्चिम बंगाल में भी जो इमाम हैं, जो देखिए ना रेड रोड में जो चेंज किया है नमाज पढ़ने का, वो मुस्लिम ने सपोर्ट किया, बोला कि ब्रिगेड इज ए बेटर। वो जावेद खान खुद वो कमेटी का चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि बॉबी ये हाकिम, सपोर्ट है या फियर फैक्टर है? नहीं देखिए देखिए, फियर फैक्टर पार्शियली इट इज करेक्ट कि उनको मतलब एक प्रोटेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि बीजेपी पर्सनली एंटी मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले जो स्टेटमेंट किया कि हम चीफ मिनिस्टर सबके हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम नाम नहीं लिया। और धीरे धीरे घुसपैठिया का इशू रहेगा, ये वो तो बांग्लादेश और इंडिया का बायलैटरल चर्चा का विषय है। लेकिन जहां तक एंटी मुस्लिम कैंपेन, अभी शुभेंदु का सरकार भी धीरे धीरे विकास के तौर पर डबल इंजन का एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे डिसीजन अभी एक महीने में जो इंडस्ट्री और डेवलपमेंट का डिसीजन हुआ है करेंगे, उसमें अगर 50% भी हो जाए तो बंगाल का मतलब पूरा बदल जाएगा नक्शा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है
कि अभी चुनाव जीतने के बाद एक तरफ डेवलपमेंट का इंजन, जैसे नीति आयोग में अभी अशोक लहिरी है, सपन दासगुप्ता फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी संजीव सन्याल भी इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड में है, तो ये तीनों ही बंगाली है। और नीति आयोग के तरफ से एक बंगाल का प्रोजेक्ट बना दिया ऑलरेडी। ऐसे नहीं है कि नीति आयोग सिर्फ बंगाल का है, वो अशोक लहिरी का पूरा देश का चीफ मिनिस्टर, ये पहली बार नीति आयोग में हर चीफ मिनिस्टर अटेंड किए। अभी ममता बनर्जी तो बॉयकॉट करते 28 थे। चीफ मिनिस्टर्स वहां पर बैठक में थे। लेकिन अभी मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने एक आर्टिकल एनडीटीवी में लिखा है, मैं उस पर आता बाद में, लेकिन आपने जो आर्टिकल लिखा, क्या आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन देयर इज ए मेजर चेंज इन हिज पॉलिटिक्स, इन हिज डिजाइन? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अभी शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के भी एडवाइजरी पर चलते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। बट शुभेंदु बहुत मेहनती इंसान है, चुनाव के पहले भी हम देख चुके हैं। इवन तृणमूल कांग्रेस में बेसिकली ही वाज द सक्सेसर। तृणमूल कांग्रेस छोड़ा ही था अभिषेक के कारण, मतलब उनका झगड़ा ये हुआ था कि ये फैमिली इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए, और वो यूथ का लीडर थे, और अभिषेक बनर्जी ने युवा करके एक अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था। आज आप जो सवाल कर रहे हैं ना, अभी एक तरफ ये मुझे लगता है एक टू प्रोन स्ट्रैटेजी है बीजेपी पार्टी के तरफ से। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक कंटिन्यूअस कैंपेन ये जारी रखना है, ये जारी रखना है। मतलब चुनाव हो गया है, और वो चर्चिल ने बोला था कि व्हेन यू आर विक्टोरियस यू शुड बी मैग्नानिमस, तो हम मैग्नानिमस हो गया है और आज से कोई दुश्मनी नहीं है, और ऐसे नहीं होगा। रैदर मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद हैरान हूं, मैं बंगाली हूं, पश्चिम बंगाल से हूं, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में मेरा मोर देन 43 अभी 43 इयर्स रनिंग, तो मुझे कभी कोई आउटसाइडर नहीं बोला दिल्ली में, बाहरी तो नहीं बोला है, नॉन रेसिडेंट। कोलकाता में तो आउटसाइडर नहीं बोल रहे हैं। कलकत्ता में मैं खुद अपने आप को अभी ये सब देख के ना आउटसाइडर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। मैं खुद मान रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में, जो मेरा जिला है हावड़ा, वहां एक कॉरपोरेशन का कोई लीडर है, हावड़ा कॉरपोरेशन का, जिसके घर में सुरंग है, और वो सुरंग के अंदर जाके दिखाई दे रहा है एक बेसमेंट का फ्लोर, जहां स्विमिंग का वो है, लग्जरियस एक अपार्टमेंट अंदर में है, जहां जाकुजी भी कर सकते हैं। ये तो मतलब डॉन का शाहरुख खान जैसे, मतलब मुझे लगा। तो और ये जो पैसा है, देखिए हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत होटल में बहुत सारे जगह हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते थे, आप भी देख चुके हैं, देखते हैं, मिस्टर 10%। यस, मानना पड़ेगा कि मोदी जी आने के बाद ये मिस्टर 10% का रेलेवेंस जो हर मिनिस्ट्री में हमको दिखाई देता था, नॉर्थ ब्लॉक के तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर खड़े रहते थे ऐसे लोग, तो ये कल्चर बंद हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, आप बीजेपी को सपोर्टर हो या ना हो। लेकिन दिल्ली में जो भी कट मनी, जिसको अमेरिका ने सर्विस टैक्स कर दिया कि उसको सर्विस टैक्स बोल दो, तो उसमें करप्शन का इशू नहीं आएगा, उसको टैक्स, वो टैक्सेबल होगा, तो वो सर्विस टैक्स है, आपको कुछ काम कराएंगे तो उसको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये बंगाल में जो हुआ है, मुझे और राज्यों में पता नहीं है, पश्चिम बंगाल में मैं बता रहा हूं, जो गरीब इंसान का पैसा, मान लीजिए मेरा बेटा को कॉलेज में टीचर बनना है, उसके लिए हम माँ ने अपने जो गहना है, जीवर है, उसको मॉर्गेज रख के दे रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, कितना सुसाइड हुआ है, तो इसमें एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। और जब मैं देखता हूं कि ये मतलब इतना पैसा, अच्छा जमीन के नीचे, खेती के नीचे की पैसा रख दिया है, रुपया एक कॉलेज यूनियन में, तो देयर इज ए मेजर कल्चरल, ये तो अभी जो भाग रहे हैं ना,
मिनिस्टर एब्सकॉन्डिंग, अभी पता ही नहीं चल रहा है वो आरोप विश्वास कहाँ है, वो नोटिस पर नोटिस पर नोटिस चल रहा है। तो मुझे लगता है जब सीपीएम के जाने के समय, उस समय हम लोग ममता बनर्जी को बहुत सपोर्ट किए थे। जिस पेपर में हम थे, वर्तमान न्यूज़पेपर, अभी बोल देता हूँ, जो सबसे ज्यादा एंटी सीपीएम और बीजेपी के साथ ममता आए एनडीए, उस समय वी आर विटनेस ऑफ दोज डेज। उस समय हम लोग बहुत सारे ऐसे भी लिखते थे कि ज्योति बासु के सीपीएम जो है वो भाग जाएगा, जैसे चेसेस्कू का हुआ था कम्युनिस्ट कंट्री में। कम्युनिस्ट चेसेस्कू कंट्रीज, भाग यस। गए और वो सुरंग था, सुरंग से पला, मतलब ऐसे होता था कुछ कंट्रीज में, सुरंग बना के भाग जाते थे, जैसे खासतौर से लेफ्ट कंट्रीज में ज्यादा हुआ ऐसा, लेफ्टिस्ट कंट्रीज ज्यादा में। हुआ था। तो आज ममता बनर्जी के रेजिम के बाद वो चेसेस्कू का फिर से दोबारा स्मरण करेंगे हम, इससे ज्यादा दुख मुझे और किसी कारण नहीं होता है। मेरा बंगाल का ये हालत है। सरप्राइजिंग एलिमेंट ये भी मुझे लगता है कि दादा 15 साल में इतना सब कुछ हुआ, ये एक दिन में तो हुआ नहीं, इतना पैसा, इतना सुरंग और ये सब, लेकिन ममता बनर्जी अपनी इमेज को बनाए रखा। इट्स ए क्वाइट बिल्कुल, सरप्राइजिंग फैक्टर। और ये ममता मानना कि ममता बनर्जी, जी को नहीं पता, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ ममता जी ने करप्शन नहीं किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब हम ममता बनर्जी को, मतलब अगर पत्रकारिता मेरा जितना दिन है उतना ही दिन मैं ममता को देख रहा हूँ, नजदीक से देखने का भी मुझे मौका मिला है पत्रकार के नाते। मैं कभी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारी जो छवि, वो मुझे ना दिखाई नहीं दिया किसी को, क्योंकि वो रेल भवन में भी, जब रेल मिनिस्टर सेंट्रल हॉल में भी वो अगर कुछ खाते भी थे तो फ्री में वो बुलाते थे सेंट्रल हॉल में, और वो रेल मिनिस्टर, कैंटीन रेलवे का, लेकिन सबको पैसा देते थे फ्री में। मतलब वो परसेप्शन जो है ना। लेकिन आज मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर मान लीजिए आप हेडमास्टर है और आपके स्कूल में जो छात्र ने यूनियन रूम बनाया, और उस यूनियन रूम में जैसे कलकत्ता में हुआ है कि मैसेज पार्लर बना के सेक्स स्कैंडल चल रहा है, वो दरवाजा वो सब तोड़ने के बाद वहां, मतलब क्या बताए, मुझे तो बोलने में भी वो संकोच होता है। ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ सामान मिल रहा है जो कोई छात्र के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो जब टेलीविजन में हम देख रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, जो हेडमास्टर है, अगर वो कहे कि हमको पता नहीं था यूनियन तो रूम ये में ठीक क्या नहीं हो लगेगा। रहा है, तो आपका तो ड्यूटी है हाँ, जानना, और ये वही तो मानने आपका लायक काम बात है, भी नहीं है। आपका काम है ये जानना। हाँ, तो ये ममता बनर्जी के लिए भी, अगर ममता बनर्जी को नहीं पता है तो ममता बनर्जी को, तो ये तो पता रखना राजा का काम ये है। तो लीडर का, राजा का काम है। हाँ, अच्छा, आपका खुफिया एजेंसी है, आपके पास कितना पार्टी का कितने, तो इसका मतलब यू ऑल्सो बिकेम एलिनेटेड फ्रॉम योर पार्टी सिस्टम। जो मोदी जी और अमित शाह जी में ये 24/7 कौन वॉच मिनिस्टर पर, क्या कर रहा है, मोदी जी को वॉच सब पर पता रखते हैं चल। वो। हाँ, हम्म। कौन ये पत्रकार बात क्या आपने लीक बहुत रहे हैं शायद इंपॉर्टेंट वो भी बात उनको कही। पता है। हाँ? दादा ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, और ये शायद ही कोई पहली बार बोला हो कि इसका मतलब था कि ममता बनर्जी खुद भी एलिनेटेड हो गई थी पार्टी में, और उनका हाँ, कमांड नहीं था। और वो एक कॉम्प्लिसेंसी होता है, हाँ, और वो कॉम्प्लिसेंसी था कि हम इतने गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, इतना स्कीम है, तो वो साथ रहेगा ही हमारे। या रहेगा, और उसमें घमंड भी आता है, एक एरोगेंस आता है। और जब 2021 में जीत गए तो और ज्यादा बढ़ गया। तो और ज्यादा बढ़ गए, और बीजेपी ने 2021 में जो जो गलती किए थे वो 2026 में किए नहीं। और नहीं ये भी किया। आप इतने साल से बीजेपी कवर कर रहे हैं, मैं भी बहुत साल हो गया है, मैं बीजेपी बीट था मेरा, मैं कांग्रेस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बीजेपी को बहुत नजदीक से देखा है। बीजेपी में आज भी है ये जोश, और ये वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी देखा था कि ये पता नहीं है, ये आरएसएस के भी एक स्टिमुलेशन होता है कि हारने के बाद नेक्स्ट डे से वो, कभी कभी मुझे लगता है वो पटना में कुछ आईएएस स्टूडेंट को मैं देखता हूं,
फर्स्ट टाइम नहीं मिलता है तो तुरंत आईएएस अगले में, दिन से काम तो शुरू कर तुरंत देते थे। सेकंड टर्म के लिए वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है, और दूसरी बार भी नहीं है तो थर्ड टाइम वो आईएएस बनता है। तो ये जो लगे रहो मुन्ना भाई एटीट्यूड जो है ना, ये भाजपा में जो है, कांग्रेस में तो है ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस वही कल्चर है, मतलब कांग्रेस में तो मतलब और हम जीत। लेकिन एक चीज बीजेपी में भी हुआ था 2021 में, एक बीजेपी के लीडर का मुझे ये किस्सा सुना है, बहुत अच्छा है। वो 2021 में जो बोला था ना 400 पार, ये स्ट्रैटेजी इस बार बदल लिया बीजेपी ने। क्योंकि क्या होता है, ये वेस्ट बंगाल में जो बंगाली है वो आपका हिंदी हार्टलैंड का बीजेपी का वर्कर या आरएसएस वर्कर नहीं है। ये बेसिकली कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट का ही डेरिवेटिव्स है। ये कि जो हाँ, बंगाली, उसको अभी आपको बनाना है, थोड़ा बन गया है, और थोड़ा बनाना है। अभी भी काम करना है। तो क्या हुआ, जब 400 पर बोले हैं, वो तो कॉन्फिडेंस एक होता है कि मिलिट्री का जो आर्मी चीफ, वो हारेंगे थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा हाँ, कि हमको जीतना है। लेकिन 400 पर बोलने से कुछ कॉम्प्लिसेंट। वर्कर सब ना सो गए थे, हाँ, बोला अरे कॉम्प्लिसेंट। 400 पार हो रहा है, अभी चलो 1 महीने के बाद ही शुरू करेगा काम। लेकिन इस बार इसीलिए अमित जी ने भी कभी ये नहीं बोला कि 400 पार, ये जी 200 पार, 200 पार नहीं बोले हैं, करके दादा, दिखाया। अब जी दादा, अब दिल्ली में जो हो रहा है, बंगाल में तो हो गया। क्या आपको लग रहा है, दो खबरें चल रही हैं, एक तो टूट की चल रही है, जो भी एमपीज होंगे चले जाएंगे आ जाएंगे। जो बड़ी खबर चल रही है, जिसे गॉसिप कह लें, खबर कह लें, अफवाह कह लें, वो हुई कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस में मर्ज करेगी, और करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए कि पहले ममता बनर्जी ने सोनिया जी के साथ बड़ी मुलाकात की, फिर राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई लंबी, और इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने देश भर के जो इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उनको बुला के इमरजेंसी मीटिंग की। तो क्या कोई पॉसिबिलिटीज आपको लगती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बिंदु है कि कांग्रेस एंड टीएमसी जो बीच में जो तनाव आ गया था, इस बार चुनाव में भी राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बोला। भ्रष्टाचार से लेके दादागिरी से लेके सब कुछ बोल दिया है। जो भाजपा बोलते हैं वो राहुल गांधी ने भी बोले हैं। और वेस्ट बंगाल कांग्रेस के बड़ा सेक्शन, अधीर चौधरी लेड कांग्रेस जो है, वो उसको तो लगता है कि वो सही है, ऐसी करना चाहिए, कांग्रेस का लाइन यही होना चाहिए। लेकिन अभी नेशनल पॉलिटिक्स हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन बंगाल पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी तो हो गया चुनाव, अभी 2029, अभी तो धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा है। राजनीति सनई सनई गच्छति, है ना। हाँ, तो अभी 2029, अभी आपको लग रहा है 2026, 27-28, तो अभी राहुल गांधी मतलब बेसिकली सोनिया गांधी इज मोर इंटरेस्टेड कि बढ़िया से एक कंसोलिडेशन ऑफ ऑपोजिशन हो जाए, जो कठिन है। वो बीजेपी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो छोड़िए, बीजेपी तो चाहेगा कि इंडिया अलायंस ना हो, वो हाँ, तो टूट गया। उनका काम है। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी बता रहा हूँ, डीएमके आया मीटिंग में, नहीं आया। कल तक डीएमके आपके दोस्त थे, आज डीएमके नहीं है। अभी आप अन्ना डीएमके को देखा कि कैसे रुक लिया है। तो अभी केजरीवाल आया, केजरीवाल के साथ कांग्रेस का नफरत खत्म हो गया, अभी केजरीवाल के साथ प्यार मोहब्बत हो गया, नहीं हुआ ना। तो तृणमूल कांग्रेस एंड कांग्रेस में एक ममता बनर्जी के बारे में मैं कहूंगा कि शी हैज ए एक्सट्रीम इमोशनल क्वेश्चन ऑन सोनिया गांधी। आज भी शायद बहुत लोग जानते हैं अभी, क्योंकि मैं भी बहुत बार बोल चुका हूं, उनके जो बेडरूम है, बहुत छोटा बेडरूम है ममता बनर्जी के, वहां राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मतलब बेसिकली राजीव गांधी का फोटो है। और जब ममता ममता बनर्जी के बेडरूम में? है, है, क्योंकि वो राजीव गांधी मेंटर मानते हैं। और कांग्रेस के खिलाफ जो तृणमूल कांग्रेस का जो जन्म हुआ था, उस समय भी सोनिया गांधी ने कोशिश किए थे, एक मिडनाइट मीटिंग हुई थी, ऑस्कर फर्नांडिस वाज द जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी था, उसमें अजीत पंजाबी जीवित थे, तो वो लोग गए थे, मतलब ऑस्कर एंड अजीत पंजा कोऑर्डिनेट किए थे, मुझे याद है उस रात। लेकिन सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी, सोमेन मित्रा, ये सोनिया जी को भी मतलब पक्ष में नहीं थे। उस समय सीताराम केसरी वाज द पावरफुल।
तो ये जो इतिहास है उसमें अभी तक आज तक सोनिया गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ममता के तो प्रॉब्लम होता एक्चुअली है। जब स्प्लिट हुआ, आपने ठीक बोला, जब स्प्लिट हुआ 97 में, 98 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी, तो वो तो सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष थे और सोनिया गांधी वर्सेस सीताराम केसरी भी था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम हुआ सोनिया ना। गांधी के खिलाफ तो लड़ाई थी नहीं, वो नहीं थी, ममता रादर बनर्जी की लड़ाई सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं थी। सोनिया गांधी ने माना किए थे ममता को, बोले थे कि मत जाओ, क्योंकि ये सीताराम केसरी कितना दिन पार्टी प्रेसिडेंट रहेगा। यही तो मतलब ये कभी कभी हमारे कॉर्पोरेट दुनिया में, मीडिया में भी होता है ना, कि मालिक के साथ आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ, एडिटर के साथ हुआ, तो मालिक बोल रहा है कि मत जाओ, ये अभी ये एडिटर कब कितने तक दिन है, रहेगा कितने तुम्हें दिन पता है? नहीं है, तुम क्यों एडिटर के गुस्से पे। अभी ऐसे जा होता रहे। है, हाँ, डेरेक के ऊपर गुस्से करके राज्यसभा का एमपीशिप दिनेश त्रिवेदी ने छोड़ दिया था। हाँ, वो जितना ममता के खिलाफ था उससे ज्यादा डेरेक के खिलाफ था। तो ये ऐसे डायरेक्ट होता है, ये आपको लॉ ऑफ नेचर है। तो लेकिन ममता बनर्जी उस समय इतना गुस्से में थे और पब्लिक सपोर्ट था, और एक आउटडोर कांग्रेस किया था। नेताजी इंडोर में आईसीसी सेशन हो रहा है, उसमें तारिक अनवर भी था उस समय, तो जितेंद्र प्रसाद थे। तो तारिक तो अनवर तो सीताराम केसरी के खास लोगों में से थे। बस तो ये लोग, अच्छा, और सोमेन के साथ भी तारिक अनवर का बहुत अच्छा रिश्ता था, तो अभी सोमेन मित्रा के साथ। तो अभी क्या हुआ, अभी जब आउटडोर में ममता, तो पब्लिक सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। आज आपको मानना पड़ेगा कि ममता को कांग्रेस में आने के लिए सोच रहे हैं, ये एडजस्ट करे, जो भी हो, जो र्यूमर है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें तो ममता बनर्जी को वाइस प्रेसिडेंट, अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी तक बना दिया, और मार्जार होने से क्या क्या फायदा होगा, ये परसेंटेज ऑफ वोट 40% प्लस 10% कुछ, तो ये अलायंस भी हो सकता है अगर तृणमूल कांग्रेस बचे तो। तृणमूल कांग्रेस अगर मंडे ही खत्म हो जाता है, मतलब बेसिकली स्प्लिट हो जाता है, तो मर्जर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मर्जर करना है तो आज ही करना है या कल करना है, मर्जर तो मुझे फिर हो लगता भी नहीं नहीं है, पाएगा ना, मर्जर नहीं हो मुश्किल भी पाएगा, हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको विजय जी मैं कहना चाहूंगा कि इतना जो कलकत्ता में चल रहा है, आउटडोर कांग्रेस बनने के समय, तृणमूल कांग्रेस बनने के समय जो पब्लिक सपोर्ट देखा ममता बनर्जी, ये कॉन्फिडेंस था ना कि आम जनता मेरे साथ है। जी, आज अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर में जब अंडा ऑपरेशन है चल क्या? रहा था, उस समय तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का अपना सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां 11 इतना लाख से वोट से जीते हैं, जीते। तो वो 11 सब लाख लोग वोटों कहाँ से गया, जीते। तो वो लोगों कहाँ गया, वो रिवोल्ट क्यों नहीं हो रहा है। आज ममता बनर्जी, अभी अभिषेक बनर्जी के घर में रेड चल रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ चल रहा है, तो पब्लिक जो है, वो सपोर्ट जो है, वो तो रास्ते में आके अभी तो बोलना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आम जनता मेरे साथ है, तो क्या कोई आम खड़ा ही नहीं जनता हुआ, खड़ा सड़क ही पर नहीं आई हो नहीं रहा है, तो जनता। क्या इतना डर है। तो भाजपा पावर में आए हैं और सब भाजपा हो गए हैं, और तब तृणमूल कांग्रेस के जो इतना सपोर्ट बेस, तो बीजेपी इसीलिए कंसिस्टेंटली ये जो 40% सपोर्ट बेस है, इसको इसको खत्म करो। और ब्रेक करते 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 कहां ले जाएंगे। तो ये जो, आप ये मत सोचिए कि बीजेपी गुस्से में पागल हो गए हैं और बदला ले रहे हैं। देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। ये जो कर रहे हैं इसमें एक डिजाइन है बीजेपी का, तो इसीलिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ। खेल अभी बाकी है, हाँ, खेला होवे। खेला हो गए, लेकिन खेला में जो प्लेयर बदल गया। प्लेयर बदल गया है। लेकिन दादा एक बात बताइए, ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें तो पार्टी के पास फंड वगैरह भी होगा, एसेट्स वगैरह भी होगा, कितना है, क्या है? ये तो देखिए, बड़ी पार्टी है। ऑफिशियल फिगर मैं तो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, टेलीविजन में दिखा रहा था कि ऑफिशियल जो बॉन्ड, वो तो गूगल में सर्च करने से गूगल अंकल बता देगा, क्योंकि वो ऑफिशियल है, 1000 करोड़। तो ये बॉन्ड में मिला था, बाद में कोर्ट ने बोल दिया कि ये अभी और ये नहीं चलेगा। लेकिन तो वो खत्म हो गया। हाँ, जो वो खत्म हो गया कल्चर, बॉन्ड लेकिन कल्चर। वो पैसा तो पड़ा ही है ना। हाँ, क्योंकि उसमें भी डिबेट है, क्योंकि हाँ, जैसे मैं पर्सनली बॉन्ड के पक्ष में है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो आप काला धंधा से ज्यादा आपको तो, आप तो अनाउंस कर रहे हैं ना, ऑफिशियली आपको तो बोलना पड़ रहा है, तो बीजेपी भी इसके पक्ष में थे, बॉन्ड जो है।
लेकिन चलिए कोर्ट जो आदेश दिया है उसके वो तो अलग हो गया, नहीं बोल सकता हूँ, वो तो हो गया है इशू। लेकिन जो पैसा आपको है वो तो प्रोटेक्टेड होगा, ऐसे थोड़ी तो लेकिन 1000 करोड़ वो और 1000 करोड़ तो और होगा ही। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी सरकार में है, इतना वर्कर है, इतना सपोर्टर है। नहीं, और उसमें कौन कंपनी वो पैसा दिया है दैट इज आल्सो नॉट आइडेंटिफाइड। उसमें तो हर कंपनी का नाम है और ब्रेकअप भी है, उसमें ब्रेकअप है कि कोई 500 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 10 करोड़, तो वो तो काउंटेबल है। तो वो पैसा और सिंबल अगर स्प्लिट हो जाए तो वो किसके पास जाएगा, तो उसके ऊपर अभी लीगल बैटल भी हो सकता है बहुत समय। ये तो कांग्रेस में भी हुआ था लीगल बैटल, जो ट्रस्ट और पैसा, मतलब बेसिकली नेशनल हेराल्ड से लेके जवाहर भवन का ट्रस्ट, इसको लेके भी एक समय बहुत चर्चा हुआ था। तो ट्रस्ट और ये कांग्रेस के अंडर में नहीं है कि है। अच्छा, अभी छोटे छोटे पार्टी में भी हुआ था, मुलायम के पार्टी में भी शायद, या मायावती के हुआ था। शिवपाल जी जब अलग हुए थे तब अलग तरीके से किया गया, तो अलग तरीके से। तो मुझे वो भी इतना जानकारी नहीं है, प्रॉपर्ली स्टडी करने का इच्छा हो रहा है क्योंकि ये इशू अभी अलाइव है। तो लेकिन प्रॉपर्टी का इशू एंड सिंबल ये अभी आएगा नेक्स्ट स्टेप में जब स्प्लिट होगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि स्प्लिट पॉसिबल। तो अभी स्प्लिट तो पॉसिबल है, मतलब आप मोटे तौर पर मानते हैं कि अभी मर्जर नहीं होगा? मर्जर नहीं होगा ऐसे ही लग रहा है, बट ऑलवेज पॉलिटिक्स में है। वो तो हो सकता है, आज हमको ऐसा लगता है, ऐसा मानना चाहिए, बाकी क्या होता है वो तो अलग है। एक आखिरी सवाल, जहां हमने शुभेंदु से बात की थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आपने कहा कि वो बदल रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई सबके लिए करना है और बंगाल का काम कर रहे हैं। बंगाल का काम तो ठीक है, लेकिन शुभेंदु के पास एक और कंपटीशन है कि वो बंगाल को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है, और खुद के लिए उनके पास 2 लोग हैं कॉम्पिटिटर, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ। तो वो सेक्युलर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा बनना चाहते हैं? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में एक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक है कि शुभेंदु हर दिन ये भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइक योगी आदित्यनाथ, ही इज द हिंदू पोस्टर बॉय ऑफ बंगाल। बंगाल में जो कम्युनिस्ट राज था, ममता को राज भी आप एक्सटेंशन ऑफ लेफ्टिज्म बोल सकते हैं। yes. तो ये जो नैरेटिव, जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो हम इसके पहले भी एक बार चर्चा किया था, जो आपने बताया था कि जो सिविलाइजेशन वॉर चुनाव के पहले, तो वो आरएसएस के जो कंसिस्टेंट व्यू है ना कि बंगाल मतलब हम प्लूरलिज्म, मतलब हमको सबको लेके चलना है, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदू इट्स अ वे ऑफ लाइफ और इसको मानना पड़ेगा। तो हम स्यूडो सेकुलरिज्म नहीं करेंगे, माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं करेगा। यही तो आरएसएस का ओल्ड है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। माइनॉरिटी अपीजमेंट का पॉलिटिक्स तो जमाना चला गया। मेरा सवाल है कि शुभेंदु और हिमंता में मुसलमानों के खिलाफ कौन ज्यादा ताकत से बोलता है, लड़ाई ये वाली है। अपीजमेंट तो छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा तो कहते हैं कि मुझे तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जाना जहां पर मुसलमान हो। नहीं, मुझे लगता है जी पश्चिम बंगाल में जो मॉडल है ना, वो एकदम यूपी मॉडल या आपका आसाम मॉडल ऐसे ना सोच के, मोदी अमित शाह जी का जो मॉडल है, मोदी मॉडल चलेगा, अमित शाह छोड़ दीजिए, मोदी मॉडल। हाँ, मोदी मॉडल जो है, अमित शाह का नाम इसीलिए ले रहा हूं कि मोदी जी अगर सीईओ है तो अमित शाह जी को मैं सीईओ मानता हूँ। हाँ, बंगाल का जो ऑपरेशन कहें कि शाह मोदी मॉडल चलेगा पश्चिम बंगाल, चलेगा, वो वही चलेगा मुझे लगता है। इसीलिए डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में ना, हम तो एज ए बंगाली ऑफ बंगाल, मैं सब कुछ भूल जाके अभी बार बार सोच रहा हूँ कि मेरा एयरपोर्ट जैसे दूसरे राज्य में हो गया दादा, यदि केवल शुभेंदु डेवलपमेंट पर ध्यान दे लें तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा जरूरत डेवलपमेंट की है, जो रुका हुआ था।
ये जो बोले हैं ना कि हम और एक रेनेसा ले आएंगे, जो 19th सेंचुरी लॉस्ट ग्लोरी हमें वापस दो। जो सीपीएम और ममता, बेसिकली आप जंगल राज का जो जिक्र मोदी जी ने किया था ना, इट वाज अ वेरी लोडेड, वो खत्म करना है। जो बिहार में किया है वही मोदी जी बंगाल में करना चाहते हैं। इसमें मैं फुल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए सचमुच हमको दिखाई देता है पोर्ट हो गया, सब कुछ बंद पड़ा है, आप एक दिन अलग से इसके ऊपर चर्चा कीजिए, मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जी। एयरपोर्ट में एक मस्जिद है, अभी कैबिनेट में फैसला हो गया कि मस्जिद तोड़ देगा, बाहर ले आएगा, कोई मुस्लिम ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया। तो वो शाहनवाज था सिविल एविएशन मिनिस्टर, उसने कितना बार रिक्वेस्ट किया था बुद्धदेव भट्टाचार्य को, बुद्धदेव भट्टाचार्य हाँ बोल दिया था, लेकिन पार्टी नहीं किया, तो ममता को तो नहीं करना ही नहीं था। तो अभी तो हो रहा है ना, तो अगर मान लीजिए, और मुझे लगता है होगा, कलकत्ता एयरपोर्ट पशपुड़ा हिंदुस्तान में सबसे घटिया एयरपोर्ट है। और वो जो दुख है मेरा, जब भी मैं वाराणसी जाता हूं, क्या एयरपोर्ट है, अगरतला एयरपोर्ट जाइए। तो ये तो जब आपका एयरपोर्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी ना आएगा इंडस्ट्री। अगर जापानीज को गोल्फ खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए मोदी जी ने कितना गोल्फ कोर्ट बनाया था गुजरात में, मोदी जी का फोटो भी कर दिया, एक गोल्फ खेल रहे हैं सिर्फ टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। और जापान इज द नंबर 1 इन्वेस्टर्स इन द कंट्री, इन द गुजरात। तो ये बंगाल क्यों नहीं होगा, मुझे यही लगता है। टाटा बोल दिया है ना, अभी फिर से आ रहा है सिंगूर में। चलिए, तो इस पर बात करेंगे, डेवलपमेंट पे भी, और नई सरकार क्या करना चाहती है और क्या करना चाहिए उसको, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए और बताते रहिए हमें, और सब लोगों को दादा पर नजर रखिए यदि बंगाल पर नजर रखनी है। थैंक यू।